आज थोड़ा सा जो है ना हम वो टेक्निकल चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। ये वाली लाइट ऑफ चले, मैं कर देता। अच्छा, कल तक जो हमने बात की थी ना, वो हमने बात की थी बेसिकली एक डेटा साइंस की पाइपलाइन। हमने ये देखा था कि अगर हमें डेटा साइंस की मतलब व्हाट इज़ डेटा साइंस, बेसिकली व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डेटा साइंस, और इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट डू वी एक्सपेक्ट टू गेन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ आप कह सकते हैं वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। अब वन ऑफ द की क्वेश्चंस हियर which was raised yesterday as well was कि during this particular process, data acquisition, how do we identify or what kind of data should be acquired? ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, that will primarily focus on how can we gather data, how can we acquire data, but in particular we will focus on how can we acquire the right data और how can we acquire a usable data, ठीक है। और फिर हम उसके ऊपर क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमें पता लग सके कि जो डेटा हमने गैदर किया हुआ है either it is it useful or not. So the first question, which is what kind of data should be acquired, it has a very simple answer. Any data that is relevant, accurate and suitable for your specific goals and analysis is considered appropriate data, या right data. Now, what is relevant, accurate, and suitable? Now, these are various characteristics of the data that is being collected. Once you have specified a particular goal, कि आपने achieve क्या करना है, एक particular problem आपने specify कर दी है, उसके बाद you need to identify कि जो भी data collect होगा, क्या आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से वो रेलेवेंट है, कोई रेलेवेंसी है आपके डेटा की या नहीं. The other characteristic of your data is determined by accuracy, where you try to answer the question कि क्या जो मैंने डेटा एक्वायर किया हुआ है उसके अंदर एरर्स तो नहीं है, इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है. Then we have completeness. completeness का मतलब ये है कि जो डेटा एक्वायर हुआ है क्या उसके अंदर सारी की सारी मिसिंग वैल्यूज, मतलब कोई उसके अंदर मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्या उसके अंदर सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, क्या उसके अंदर सारे रेलिवेंट फीचर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट करनी है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपसे मिस हो गई है या आप बाद में उसको जनरेट करना चाहते थे लेकिन अभी तक आपने जनरेट नहीं किया. फिर हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का जो यहाँ पे मतलब है वो डेटा के एक तो उसकी रेलिवेंसी से रिलेटेड है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या सारा का सारा डेटा इज इट relevant to the particular problem that we have, but most of it is covered in relevancy. The other thing that is important in consistency is कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या उसके बीच में कोई लिंक्स हैं. अगर हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन इस तरह से गैदर करें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे आपके नाम और आपके एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह कलेक्ट करूँ, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एंट्री के वक्त जो आपके फॉर्म्स थे वहाँ से भी डाटा कलेक्ट करूँ, तो हाउ कैन आई कंबाइन दीज टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा. दो डिफरेंट मेरे पास सेट आ गए हैं डाटा के, इनको मैं कंबाइन कैसे करूँगा. ये तभी कंबाइन हो सकते हैं जब इन दोनों डाटा सेट्स के बीच में कोई कंसिस्टेंसी होगी. वो कंसिस्टेंसी कहाँ से आ सकती है? वो कंसिस्टेंसी आपकी किसी आईडी से आ सकती है, CNIC से, आपके नेम से आ सकती है. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिंक्स वगैरह आप क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए आपके पास कंसिस्टेंसी आ सकती है. एक और चीज़ जो कंसिस्टेंसी में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेरे पास डेटा की डेप्थ कितनी अवेलेबल है. ठीक है, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सोर्स से बहुत सारा डाटा आ जाए तो आई डोंट वांट कि उसी डाटा का एक समराइज्ड फॉर्म मुझे कहीं और से भी मिल रहा हो, बिकॉज देन द डाटा दैट आई कलेक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, या फ्रॉम द सेकंड सोर्स, नॉट सेकेंडरी सोर्स बट फ्रॉम द सेकंड सोर्स, इज irrelevant, so to speak, and inconsistent with my
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज जो एक सोर्स से मैंने सारा डीप डाटा उठा लिया है दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर माय पर्टिकुलर ऑपरेशन। फाइनली रिलायबिलिटी, कल हमने एग्जांपल देखी थी ना कि जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसकी एक वेरासिटी होती है, द डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड क्या वो रिलायबल भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग जो है ना वो आजकल अपने डाटा सेट्स अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यू कैन गो टू केगल एंड मैनी अदर साइट्स एंड गेट दोज डाटा एज वेल, लेकिन क्या वो डाटा रिलायबल है? यू डोंट वांट टू एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप अपनी सारी डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसे डाटा के ऊपर कर दें जो कि जो है ना वो एक स्टूडेंट ने सिर्फ अपना जो है ना वो जिसे कहते हैं ना टोटल पूरा करने के लिए उसने उठा के रख दिया था, तो आपने उसी के ऊपर सारा एनालिसिस कर दिया। यू डोंट वांट टू एंड अप डूइंग दैट, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई डाटा दैट इज रिलायबल, इवन समवट रिलायबल, ठीक है। कंप्लीट रिलायबिलिटी ओके, कुछ पार्ट्स उसके सही नहीं है उसको हम केटर कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी उसके साथ जरूर होनी चाहिए डाटा के साथ, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू वांट टू आइडेंटिफाई द राइट डाटा। अगर आपके डाटा के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो तो यू वुड एंड अप विद समथिंग नोन एज रॉन्ग डाटा या डर्टी डाटा। ये डर्टी डाटा क्या होता है या रॉन्ग डाटा? इसके अंदर आपके पास इनएक्यूरेट डाटा आ जाता है। इनएक्यूरेट डाटा इस तरह का कि उसके अंदर कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। तो अगर आपके पास कल वाली एग्जांपल है ना कि एक बंदा बैठ के लिख रहा था कि गाड़ियाँ कौन कौन सी आनी है, वो एक टाइम पे उठ के चला गया खाना खाने के लिए, तो वो टाइम पीरियड गया 0 गाड़ियाँ, राइट, तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरह से इनकम्प्लीट डाटा हो सकता है हमारे पास। इनकम्प्लीट डाटा का मतलब ये है कि अगेन कोई बंदा डाटा लिख रहा था, ठीक है, और उसने लिखते लिखते उसने कहा कि बस अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, चाहे वो खाना खाने के लिए नहीं गया था, उसने कोई 0 नहीं लिखा उसने, लेकिन उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। या अक्सर औक़ात आप देखते हो कि जब हम इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाते हैं, अगर आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस काम ना कर रही हो तो आपका डाटा क्या, ठीक है, दोबारा से जाके आप इंटरव्यूज़ तो नहीं कर सकते। इसी तरह से तीसरा जो पार्ट होता है हमारे पास रॉन्ग डाटा का, वो बायस्ड डाटा हो सकता है। डाटा के अंदर बायस जो है वो एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमें ना सिर्फ ये कि हमारे डाटा के अंदर है, बल्कि साथ साथ जो भी एनालिसिस हम करेंगे उसके अंदर ये बायसनेस मूव करती जाएगी। और आजकल के काफ़ी सारे हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं मशीन लर्निंग के या एआई के, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अंडरलाइंग डाटा बायस था, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसके ऊपर वो भी सारी बायस्ड है। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि व्हेन यू आस्क मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स हैं, जब आप उनसे पूछते हैं कि कौन से रीजन्स में या कौन से लोग ठीक है ज़्यादा प्रोन हैं फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड या फॉर क्राइम, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू टेल यू कि ब्लैक फोक्स आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम, राइट। या इफ़ यू आस्क योर मॉडल्स के who is more prone to get into an accident, into a car accident, it is most likely going to tell you that women are more likely to get into a car accident. This is not because there is any fact, right, which underscores these two statements, but rather the data that is available online and the kind of data that is available throughout, via various sources is biased by itself. So no one is going to tell you that yes, for US, black folks are more likely to commit a particular crime because of various underlying economic conditions, because of various factors, because of their numbers, because of many other things, right? Your machine learning algorithms are not going to tell you that. They are not going to tell you that women are more prone to accidents not because they are not careful, but because they are extra careful. And it is most likely going to be someone else who is not careful that is causing the accident. But because a woman is involved in it and she was more careful, so the data has become biased now. Right? इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं करते। तो वी डोंट वांट टू एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे डाटा के अंदर बायसनेस आए और फिर उसके बाद जो हम डिसीजन मेकिंग करें उसके अंदर भी बायसनेस आ जाए। इसको काउंटर करने के लिए जो तरीक़ेकार हैं
वो काफ़ी सारे खैर तरीक़ेकार आजकल इस्तेमाल होते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह में आप काफ़ी ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसे आपका डाटा इंक्रीज़ होता जाता है, जब आप बहुत सारी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो जो इनकन्सिस्टेंसीज हो गई, इनएक्यूरेसी ऑफ डाटा हो गई, या बायस डाटा हो गया, उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर हम ये रॉन्ग डाटा अगेन यूज़ करेंगे तो व्हाट विल इट लीड अप टू? इट विल कॉज बायस्ड इनसाइट्स, ठीक है, it will cause incorrect conclusions and inaccurate predictions. So these are the things that will be the result of utilizing data which is not accurate or not relevant, or it is not reliable, or it is inconsistent, or it is incomplete. Okay. Now, when we talk about right data, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि हम ये राइट डाटा आखिर कलेक्ट कैसे करें। श्योर, मतलब दिस इज समथिंग दैट मेनी पीपल विल टेल यू दैट वी नीड द राइट डाटा, बट हाउ आर वी गोइंग टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर डाटा? नाउ इन ऑर्डर टू एक्वायर द राइट डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल what we need to do is we need to acquire data, and then we need to check its quality, okay? And then we need to check it for if it is inaccurate, if it is incomplete, if it is biased or not. But the first step is going to be to acquire the data. In order to acquire the data, we have several different types of mechanisms which we can utilize. We have I've generally categorized them into 6 parts, but of course there are many methods for data acquisition. So we'll be going over them. The first one is simply direct data collection. Direct data collection can be done through the use of surveys or questionnaires. Now this is the kind of a tool or a technique or a process whereby you would go up to your users, okay, or whoever is going to whoever is using the system, the stakeholders, so to speak, and you would ask them some questions. You would ask questions which are relevant to you, right? Which are relevant to the problem that you are trying to solve, right? So this could include simple questions, right? The surveys usually have very simple questions, and closed-end questions. Closed-end questions are those whereby you want the answers to be amongst just a few given choices. Okay? One other way is to give open-ended questionnaires, जिसके अंदर आप एक सवाल पूछते हैं और उसके कोई possible answers आप नहीं देते. Rather you want the people to write whatever they want to do, and then you analyze the text that they have written and try to identify the key points in that particular text. That is sort of, so to speak, open-ended questionnaires. But typically जो हमारा direct data collection के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं, वो typically हम closed-end questionnaires करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास बहुत focused किस्म के results आएं, जिनको हम utilize कर सकें, right? इसके लिए हमारे पास जो basic ideas हैं, वो actually हमारे पास काफ़ी सारे surveys जो हैं वो बने हुए। जब आप लोग थोड़ा सा देखते हो user experience evaluations के लिए कुछ surveys वगैरह को आप देखोगे, NASA TLX एक बड़ा मशहूर जो है ना वो सर्वे है. There is something known as SAS, ठीक है, and many other surveys as well. In fact, if you go to user experience online, it will list down several different types of surveys which have been, they are not standardized, so to speak, but they are being utilized a lot in research as well. So you can reuse one of those surveys, and then you can ask appropriate questions from the users as well. One other key thing that you can do while using questionnaires and surveys is to understand the attitude of your users. Now, in order to understand the attitude of users, you give them questions जिनका आंसर आपके पास एक स्केल में आता है, ठीक है. Typically, we would use something known as a Likert scale. Likert scale जो है वो आपको allow करता है आप users को कि either 1 to 5 या 1 to 7 के बीच में वो mark कर सकें कि if they are familiar with the concept or not, if they are satisfied with a particular idea or not. So Likert scale is utilized in a lot of scenarios. फ़ायदा उसका ये है कि Likert scale से जो आपको scores मिलते हैं वो numeric होते हैं,
तो एसेंशली आप ये कर सकते हो कि आप हर क्वेश्चन को वेट दे के आप ओवरऑल स्कोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, विच कैन गिव यू एन आइडिया कि जो आपके यूजर्स हैं उनका एटीट्यूड क्या है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। इसकी जो यूटिलाइजेशन है डायरेक्ट डेटा कलेक्शन की, ये अक्सर औकात कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस वगैरह के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, या एम्प्लॉई से अगर आपने फीडबैक वगैरह लेने हैं, सजेशंस लेने हैं, स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम्स के अंदर होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट डेटा कलेक्शन होती है। आपने सीक्स में अगर आपने कभी देखा हो, आपके पास एक स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म है जिसके अंदर यू हैव टू इंसर्ट नंबर्स, राइट, और यू हैव टू बेसिकली check certain check boxes to या radio buttons in order to identify some kind of a number। उसके एंड पे फिर एक स्कोर कैलकुलेट हो रहा होता है, तो वो भी लाइकेट स्केल को यूटिलाइज कर रहा होता है। Another way to collect data, yes सर आपने बोला था सर्वेज में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन वो बायस नहीं वो क्रिएट कर लेता आपके डेटा में, इसलिए आपने सिर्फ एक ऑलरेडी चॉइसेस गिवन है, कोई ऐड नहीं कर सकता बंदा कोई चॉइस अपना। Absolutely, that is absolutely true। जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स यूज करते हैं तो वो एक बायसनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो बायसनेस इस लिहाज से क्रिएट कर रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि लोग उसके अंदर अपने पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते। इस बायसनेस को काउंटर करने के लिए हमारे पास फिर ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स हैं या इंटरव्यूज हैं। टिपिक जब हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, जितनी भी हम ये मेथोडोलॉजीज देख रहे हैं ना, ठीक है, individually none of them would be able to capture the complete context। idea here, I mean I'm jumping the gun here, but still the idea is कि आप जो है ना वो यूजुअली कोई ट्रायंगुलेशन मेथोडोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, कुछ आप इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट कर रहे हो, कुछ आप जो है ना वो सेंसरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, और फिर सारे डाटा को आप कंबाइन करना चाहते हैं। लेकिन यस, using just open-ended, using just close-ended questionnaires can create some kind of biasness because they are not flexible enough, ठीक है, for people to give some kind of feedback। अच्छा, in case of interviews, हम कुछ open-ended kind of feedback चाहते हैं यूजर से। Interviews could be structured or they could be unstructured as well। An unstructured interview is somewhere you'll just go down, sit with some person and just ask him questions, right? And just let them speak। This is something जो कि आपने देखा होगा कि जो unstructured conversations हैं वो typically काफ़ी ज़्यादा psychologists वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जगहों पे ये यूज़ हो सकती है, लेकिन unstructured interviews आप तब करेंगे जब आप क्लियर ना हो, आपको पता ना हो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स बताते जाएं और उसके अंदर से आप इन्फर करें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ऑन द अदर हैंड हैव अ प्रीसेट काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म। उसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस प्रीसेट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स रिस्पॉन्ड करें। बेशक उनके ओपन एंडेड आंसर्स हो, लेकिन जो आपने एक क्वेश्चन एयर सेट किया हुआ है, ये जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, उन्हीं को आप एक फ्लो में आप लेके जा सकें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ जाता है, और ये टेक्स्ट आ रहा है ना, ये क्वालिटेटिव डाटा है। ये हमें फ्रीडम देता है कि भाई अब हमारे पास सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डाटा आ गए, हमारे पास डिस्क्रिप्शंस आ गए। फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन इज माई यूजर हैप्पी with whatever manual system is out there or not, I can answer it, right, with an open-ended interview or any interview that I've conducted. But later on, if I want to change, right, my original problem, and I want to see if the student if the user or whoever was being interviewed wants a particular kind of feature, right, in the application, मैं again उसी इंटरव्यू पे जाऊंगा, जाके देखूंगा कि अच्छा मेरी यूजर ने जिससे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसने कोई फीचर मेंशन किया हुआ है क्या, इसने कोई चीज़ स्पेसिफिक मेंशन की, तो मेरे पास वो डाटा आ गया, मैं उसको बार बार जाके देख सकता हूँ। अगर मेरे पास एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन मैंने पहले से बनाया होता, ठीक है, तो उसमें तो मैं बिल्कुल रेलिवेंट डाटा मैंने पिक किया होता। जब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गई तो अब मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, मतलब खुद भी कि यूज़ कर सकूँ, लेकिन हाई लाइकली मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, मुझे दोबारा सर्विस बनाने। तो ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ का फ़ायदा ये है कि मेरे पास ज़्यादा डाटा आ जाता है जिसको मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर
हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई चीज ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आप इंटरेक्ट नहीं करते। जिस चीज को, जो भी आपने चीज है ना, मतलब जो भी सेटअप है, उसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन जो या ये ऑब्जर्वेशनल मेथड्स जो हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्पेशली इन केस ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस एनालिसिस एंड अदर वेरियस एथनोग्राफिक स्टडीज एज वेल। दो तरह के ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होते हैं। एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस है। इसका मतलब ये है कि आप नेचर में जाके आप देखते, ऑब्जर्व करते हो किसी पर्टिकुलर इवेंट को या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को, ठीक है। तो अगर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जो सिर्फ ये देख रहा हो कि अच्छा कौन बंदा नोट ले रहा है, कौन बंदा नहीं नोट ले रहा, ही इज नॉट इंटरेक्टिंग विद यू, बट ही इज सिंपली ऑब्जर्विंग कि अच्छा जब आप सारे सेमिनार में बैठे होते हो तो आप क्या कर रहे हो, राइट। ये जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो वैसे ही आपने उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना, प्लस ये कि आप देख रहे हो कि इन नेचर या इन वाइल्ड आपके पास एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सी कि आपके पास जो टिपिकली लोग जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, ठीक है, आप सब ये देखना चाहते हो कि अच्छा कौन लोग जाते हैं एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। इफ यू वांट टू ओपन अप अ न्यू रेस्टोरेंट राइट नेक्स्ट टू मोनाल, व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड फर्स्ट चेक कि अच्छा मोनाल कौन कौन जा रहा है, किस तरह के लोग जा रहे हैं, उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप ये देखना चाहते हो कि अच्छा वो लोग जाके आगे ऑर्डर क्या कर रहे हैं। आप ये जानना चाहते हो कि अच्छा वो लोग वहाँ खाना क्या चाहते हैं। अगर आपको एक चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है, आपको ये पता लगना शुरू हो जाए कि अच्छा मोनाल भी है, देयर इज आल्सो ट्री हाउस देयर आर कपल ऑफ अदर रेस्टोरेंट्स देयर इज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु गो टू ट्री हाउस, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्टिनेंटल खाना है, लेकिन मोनाल में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। फिर मोनाल में पार्किंग के मसले हैं। इस तरह की चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी बंदे को जाके पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि अच्छा आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला है। आप सिर्फ देखते हो कि अच्छा हाँ बंदा आया, उसको गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, तो देयर इज प्रॉब्लम, पार्किंग एक इशू। दिस इज ऑब्जर्वेशनल मेथड। एक और जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है दैट इज बेस्ड अपॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस जो हैं, इसमें ये होता है कि आप वाइल्ड में जाके नहीं देखना चाहते, बल्कि आप एक कंट्रोल्ड सेटिंग बनाते हो। एक कंट्रोल्ड सेटिंग बनाते हो जिसको आप ऑब्जर्व करते हो। अब ये जो कंट्रोल्ड सेटिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा ये भी काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होती है। इसका जो एक पर्टिकुलर यूज़ केस है वो बेसिकली स्मार्ट होम्स के केस में है। सो आई नो कुछ अर्सा पहले वी हैड समर स्कूल इन इटली, और वहाँ पे देयर वाज अ टीम कमिंग इन फ्रॉम यूके सम यूनिवर्सिटी, आई डोंट रिमेंबर विच यूनिवर्सिटी, बट व्हाट दे हैड डन एसेंशियली वाज कि उन्होंने अपने पास एक यू कैन से एक फ्लैट लिया, ठीक है, और एक फ्लैट के अंदर उन्होंने ढेर सारे सेंसर्स लगाए। इसमें टेम्परेचर सेंसर्स हैं, मोशन डिटेक्टर्स हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेंसर्स हैं। और उस फ्लैट की दीवारें जो है ना, वहाँ पे उन्होंने शीशे लगाए, ठीक है, उसके अंदर कैमरेज भी लगाए हुए हैं, उन्होंने शीशे भी लगाए हुए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया लोगों को कि आप आएँ और आके इस फ्लैट में रुकें। तो जो कुछ प्रोफेसर थे, ठीक है, दे वॉलंटियर्ड, दे वेंट इन, स्टेड इन दोज अपार्टमेंट्स, ठीक है, फॉर वाइल, एक आध महीने के लिए। वाइल दोज प्रोफेसर्स वर स्टेइंग देयर, द स्टूडेंट्स व्हाट दे वर डूइंग वाज कि दे वर ऑब्जर्विंग कि ये क्या करते हैं, सेंसर्स फेल तो नहीं हो रहे, कौन से सेंसर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। दे वर नॉट गोइंग इन टू द हाउस, दे वर नॉट सो टू स्पीक डूइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स वो प्राइवेसी तो बिल्कुल गई ना, लेकिन स्टिल व्हाट एसेंशियली हैपेंड वाज कि दे वर एबल टू सी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे करनी है, कौन सा बंदा किस किस्म के सेंसर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड देन दे कुड डिसाइड कि व्हेन वी एक्चुअली गो लाइव, और जब हम एक एक्चुअल स्मार्ट हाउस या स्मार्ट होम बिल्ड करते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो ये एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं। एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर आप ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो लेना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन केस ऑफ योर साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, या फिर आपके पास जो है ना वो इसके अलावा भी जो इकोलॉजी वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी चीज़ कॉमन है। वन अदर सिनेरियो वेयर आई नो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग यूटिलाइज्ड वाज, I don't know if I can tell you this one. Anyway,
So there was a university in Brazil, and what they essentially did was they had some young kids come into their labs, and then they just left the kids alone so that they could play, right? After some time, they would bring in their parents or something like that, and just to see कि वो जो kids हैं ना, वो किसके साथ ज़्यादा बच्चे जो हैं वो किसके साथ ज़्यादा connect करते हैं. इस तरह की जो सेटिंग्स है ना, वो आप वाइल्ड में नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा मैं बाहर जाके देखूंगा कि अच्छा बच्चा किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है. ये चीज़ें नहीं मिलती आपको. आपको एक कंट्रोल सेटिंग आप बनाएंगे, कंट्रोल सेटिंग बनाएंगे, उसके अंदर आप जाके ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिर हमारे पास आते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. अच्छा, अनलाइक आवर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वो सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप इंटरफेयर करते हो, जानबूझ के आप कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स को या कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को मैनिपुलेट करोगे, और फिर आप ये देखोगे कि जब मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल्स को सेट कर दूं या मैनिपुलेट करूं तो उसका क्या इफेक्ट है बाकी वेरिएबल्स के ऊपर. लेबोरेटरी सेटिंग्स जैसा कि हमारे पास जो है ना वो देखा जा सकता है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर हम एक पर्टिकुलर क्लासरूम की एनवायरनमेंट लें, ठीक है, और इफ आई वांट टू सी कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के आर दे एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और नॉट, तो मेरे पास वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी, एक क्विज है. सो आई कैन गिव देम अ क्विज, और बाय चेकिंग द क्विज आई कैन एनालाइज कि अच्छा जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं आर दे एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गिविंग और नॉट. Are they able to solve a particular challenging problem or not? Similarly, I have assignments as well. So if I give a very tough assignment, right, and I expect the class to do it, तो जो वो बच्चे टाइम लगा रहे हैं, जो मुझे अपना फीडबैक दे रहे हैं, जो वो असाइनमेंट कंप्लीट करके दे रहे हैं, वो मुझे एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मिल रहे हैं. इस एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का फायदा ये है कि मुझे वहां से ये पता चल रहा है कि अच्छा, इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर एग्जांपल इन अ क्विज, अगर सब बच्चों के पास टाइम कांस्टेंट है और सब बच्चों के पास जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, शोर भी नहीं है, हर बच्चे के पास बिल्कुल एक जैसी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या जो भी बच्चा क्विज दे रहा है, इज ही एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, इज ही एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स दैट वर टॉट इन द क्लास टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो मैंने कुछ चीजें सेट कर दी अपने पास, टाइम सेट कर दिया, मैंने एक मोमेंट एक पर्टिकुलर सेट कर दिया, क्वेश्चन सेट कर दिया, क्वेश्चन की डिफिकल्टी सेट कर दी, और उसके बाद में बाकी के वेरिएबल्स चेक कर रहा हूँ कि उनका क्या इम्पैक्ट है, कि वो कैसे चेंज हो रहे हैं. ये मुझे बताता है कि क्या बच्चे चीज़ें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंटल मेथड है विच इज फील्ड एक्सपेरिमेंट्स. फील्ड एक्सपेरिमेंट्स अगेन यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस केस था लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, उसके अंदर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किसी लेबोरेटरी के अंदर हम कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है. So you can consider the class laboratory. Field experiments are where you manipulate variables in real world, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि अच्छा इसका इफेक्ट क्या है, इसका आउटकम क्या है, कि जब मैं फील्ड में जाके अपने पास कुछ वेरिएबल्स को फिक्स कर दूं, उनका क्या इम्पैक्ट है ऑन अदर थिंग. इसकी एक जो एग्जांपल है दैट इज ए बी टेस्टिंग. ए बी टेस्टिंग बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है मार्केटिंग के अंदर, जिसके अंदर आप ये करते हो कि यू गेट टू वर्जन्स ऑफ समथिंग, ठीक है. तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो यू गेट टू वर्जन्स ऑफ इट, एंड देन यू कैन गिव इट टू टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू गेट फीडबैक फॉर दोज टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. So if everything else is constant, right, if the environment is constant, if everything else is constant, and you have big enough sample sizes, so the feedback that you get for the two products is going to be somewhat accurate. Now when you don't have a very big sample, what you want to do for A/B testing is you give the same people both product A and product B, and then you try to analyze कि अच्छा जो मेरे users हैं when they work with product A, ठीक है, what is their feedback, and when they work with product B, what is their feedback, and based upon that kind of उनकी feedback की basis के ऊपर then you can decide कि कौन सा वाला प्रोडक्ट A या B में से कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो आपको लेकर आना चाहिए मार्केट में. मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर सैम्पल साइजेस एज वेल, विच आई विल एक्सप्लेन कि हम सैम्पल साइजेस वगैरह कैसे पिक कर सकते हैं. एक और इसका जो बहुत कॉमन यूज़ है पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल फील्ड ट्रायल्स होते हैं,
उसके अंदर भी हमारे पास फील्ड एक्सपेरिमेंट्स यूज होते हैं। तो हम फील्ड्स डिटेक्ट करते हैं, कुछ फील्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं। अगर उन फील्ड्स को सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा होता है, सेम टाइप ऑफ सॉइल उनके अंदर आ रही होती है, बाकी सब चीज़ें हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं हमारी वो हम प्लांट कर देते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट जो है वो कितने अच्छे तरीके से करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वीट की बात करें तो हमारी वीट की बड़ी वैरायटीज़ हैं कि बहुत सारे उसके डिफरेंट टाइप्स के बीज होते हैं जो कि जो है ना वो NARC वाले जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक ही फील्ड के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के लगा देते हैं बीज, और उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा आउटपुट क्या है हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीज की। वो आपको बता सकता है कि यील्ड कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फील्ड एक्सपेरिमेंट्स यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ टेक्नोलॉजिकल मेथड्स। टेक्नोलॉजिकल मेथड्स जैसे कि सेंसरी डाटा कलेक्शन। सेंसरी डाटा कलेक्शन जैसे हमने बात की थी, हमारे पास स्मार्ट वॉचेस की जो कि हमारी हेल्थ मॉनिटर कर सकती हैं, ठीक है, फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह। इसके अलावा हमारे पास वेदर के मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, रेनफॉल के होते हैं मॉनिटर्स। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो अर्थक्वेक मॉनिटर्स होते हैं, बहुत सारे और डिफरेंट जो है ना वो हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे पास, जब आप इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हो उसके अंदर हम लोग IoT या SCADA डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी अर्सा पहले फैसलाबाद में जो हमारी कुछ टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी उनके पास एक प्रॉब्लम थी। उनके पास एक प्रॉब्लम ये थी कि जो लूम्स बनाते हैं ना, ठीक है, फैसलाबाद में वहाँ पे वो ना एक थ्रेड लेते हैं, वो थ्रेड लेते हैं, कॉटन लेंगे, कॉटन से वो थ्रेड बनाएंगे, वो थ्रेड जाएगा, कंबाइन होगा, कुछ लूम्स वगैरह बनेंगी। अब उस पूरे प्रोसेस के अंदर ना वो जो थ्रेड होता है ना वो कभी कभी ब्रेक कर जाता है। जब वो ब्रेक कर जाता है ना तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पाइपलाइन है पूरी, उसके अंदर ये डिटेक्ट करना कि वो थ्रेड कहाँ पे टूटा है ताकि उसको दोबारा से फिक्स किया जा सके और दोबारा से प्रोसेस चलाया जा सके, इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। उसको फिक्स करने के लिए आपको सेंसर्स चाहिए, ढेर सारे सेंसर्स चाहिए एट वेरियस पोजीशंस, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि वो थ्रेड टूटा कहाँ पे है। वो थ्रेड एक जगह से वो टूटेगा और फिर उसके बाद क्योंकि उसके अंदर टेंशन होती है वो दूसरी जगह पे जाके रुक जाएगा। तो ये टू डिटेक्ट वो जाके रुका कहाँ है। या एक और जगह जहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होता है, जब हम लोग बाहर, खैर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है ना वो डालते हैं, और जब वो आपके पास एक वो पूरी पाइपलाइन के अंदर गुजर रहे हैं ना तो यू हैव सेंसर्स जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके कौन से वाले वेजिटेबल्स जो है ना वो पके हुए हैं, कौन से वाले कच्चे हैं। आपके पास ऐसे सेंसर्स हैं जो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वाले वेजिटेबल्स जो है ना वो सही हैं। आलू डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन से वाले बड़े आलू हैं, रस्टिक आलू कौन से हैं, कौन से वाले छोटे आलू हैं, कौन से वाले यूज़ नहीं हो सकते। बहुत सिंपल से उनके पास सेंसर्स हैं। लेकिन इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि जो मैनुअल काम है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर हम इनसे डाटा कलेक्ट कर सकें, अगर हम ये डाटा कलेक्ट कर सकें कि हमारे पास बेसिक सेंसर का डाटा आ सके जो कि सिर्फ और सिर्फ ये डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा वाला हमारा सेब पका हुआ है, कौन सा सेब कच्चा है। सिंपल सा टेस्ट है। आप सिर्फ ये टेस्ट करोगे कि क्या जो पर्टिकुलर आइटम आ रहा है वो रेड है या ग्रीन है या व्हाटएवर। ये डाटा अगर हम कलेक्ट कर लेना, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन सो मेनी अदर प्लेसेस। हम इसी को यूटिलाइज करके और बहुत सारे वेजिटेबल्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे और विजुअल मीडिया के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर दिस होल टेक्नोलॉजिकल सेंसरी डाटा कलेक्शन रियली कम्स इनटू प्ले, कि आपने डाटा कलेक्ट करना है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जो कि सेंसर्स कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको किसी चीज़ के साथ कंसिस्टेंट बनाना है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेब स्क्रैपिंग का। अब ये जो वेब स्क्रैपिंग है ना ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसका काम ये होता है कि जो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब है ना वहाँ पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है ना उसको हम कलेक्ट कर सकें। वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा डाटा, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, राइट। और उसके अंदर जो डाटा है इट्स ऑफ वेरियस नेचर, कुछ बहुत रिलायबल डाटा है, कुछ बिल्कुल इनएक्यूरेट किस्म का डाटा है, लेकिन इट इज स्टिल डाटा। हमारे पास जो एक सोर्स है ना डाटा की, ठीक है, जैसे विकीपीडिया है, वो भी सारा वेब पे ऊपर पड़ा हुआ है। नाउ देयर इज अ वे कि आप विकीपीडिया का जो है ना वो सारा का सारा डाटा आप डाउनलोड कर लो, इट कम्स इन अ जिप फाइल, दैट्स वेरी इजी टू डू। बट द डाटा विच इज ऑन BBC वेबसाइट यू कैन नॉट गेट इट, data which is on Reddit you cannot download it, right? You need to scrape it.